किसी स्टॉक को कब बाय करें, इसका टारगेट क्या हो सकता है, या इस स्टॉक से कब निकलें ताकि नुकसान से बचा जा सके। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं। आइए इस एपिसोड में हम सीखते हैं स्टॉक एनालिसिस कैसे करते हैं ताकि स्टॉक से बेस्ट फायदे उठाए जा सकें और नुकसान से बचा जा सके। सो बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्टॉक एनालिसिस के नए एपिसोड, जिनमें हम सीखेंगे कि किसी स्टॉक को खरीदने से पहले किन किन तरह से एनालाइज किया जाता है ताकि किसी स्टॉक की बेस्ट अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया जा सके और साथ ही साथ किसी रिस्क से या बड़े नुकसान से बचा जा सके। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इन्वेस्टमेंट ए टू जेड सीरीज के पहले के कुछ एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि इन एपिसोड में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन कवर की थी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने की एलिजिबिलिटी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का होता है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। इन वीडियो को देखना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इन वीडियो को समझने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या आप स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने और अगर आप इन्वेस्टमेंट एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं सो पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी को गेन करें, उसके बाद ही स्टॉक या किसी अन्य तरह के इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ें। जैसा कि हमेशा बताया जाता है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे रैंडम इन्वेस्ट करने से भारी भरकम नुकसान हो सकता है जो कि आपकी कमाई पे इम्पैक्ट डालता है और साथ ही साथ मानसिक तनाव को भी बढ़ाता है। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करें, उसके बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट की प्लान करें और किस तरह का इन्वेस्टमेंट हमें चूज करना है, अकॉर्डिंगली हम उसके लिए आगे बढ़ सकें। किसी भी स्टॉक को हम 3 तरह से एनालाइज कर सकते हैं। पहला फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस और तीसरा सेंटिमेंटल एनालिसिस। ये तीनों एनालिसिस बेस्ड होते हैं इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन पर, यानी आपके इन्वेस्टमेंट का टेन्योर क्या होगा उसके बेसिस पे हम अपने एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इन्वेस्टर का टाइमलाइन 6 महीने से 1 साल का है सो वो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू स्टॉक को एनालाइज कर सकता है। अगर किसी का व्यू 3 महीने से 6 महीने तक का है सो वो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू स्टॉक को एनालाइज कर सकता है। साथ ही साथ 3 महीने से कम पीरियड का होराइजन रखने वाले इन्वेस्टर भी टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली हम उसे कहते हैं जहां पे एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी परफॉर्मेंस या उसकी फ्यूचर ग्रोथ को एग्जामिन करके किया जाता है।
इसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का पोर्शन क्या है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, या और सारे इकोनॉमिकल फैक्टर क्या हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने को हम फंडामेंटल एनालिसिस को कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू एक स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो आइडेंटिफाई किया जाता है फॉर लॉन्गर टेन्योर। फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले इन्वेस्टर्स का मानना होता है कि किसी स्टॉक की वैल्यू या उसके प्राइस को किसी छोटे टाइम में या कम समय में डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं जिसमें कंपनी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या कंपनी की ग्रोथ या कंपनी के इकोनॉमिकल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस किया जाता है। आइए देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के कोर फैक्टर्स क्या हैं, या फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए किन किन इंफॉर्मेशंस की या टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। फंडामेंटल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसके इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिव्यू किया जाए ताकि कंपनी की एक हेल्थ की इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। उसके साथ साथ हम किसी कंपनी के रेवेन्यू, उसकी अर्निंग ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी का डेब्ट लेवल क्या है, कंपनी की मार्केट में कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, इसके साथ साथ इंडस्ट्री और मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हुए, और साथ ही साथ कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन कितना है। ये सारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने के बाद हम अपनी फंडामेंटल एनालिसिस को एक स्ट्रॉन्ग मैनर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोटा मोटा अगर इसे समझा जाए तो किसी कंपनी की हेल्थ को समझने के लिए उस कंपनी के प्रोडक्ट को, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम इस नतीजे पे पहुंचें कि एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा। अकॉर्डिंगली आने वाले समय में इस कंपनी का मार्केट में इम्पैक्ट क्या रहेगा, इसकी ग्रोइंग एबिलिटी क्या क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन को हम फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू रिव्यू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में समझा म्यूचुअल फंड के बारे में कि देयर आर एएमसीज या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जिनके फंड मैनेजर्स होते हैं जो कंपनी के उतार चढ़ाव को बहुत ही माइन्यूटली या बहुत क्लोजली रिव्यू करते हैं। सो यस, अगर बात की जाए फंड मैनेजर के एनालिसिस की, सो फंड मैनेजर्स भी कंपनी को रिव्यू करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं, जिसके थ्रू उन्हें कंपनी की लॉन्ग टर्म टेन्योर में वैल्यूएशन का पता चलता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में समझा, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के फंड मैनेजर्स एक एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल रिसोर्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली कंपनी के उतार चढ़ाव को मॉनिटर करते हैं। सो ये फंड मैनेजर्स बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हुए किसी कंपनी का वैल्यूएशन या कंपनी के स्टेटस को आइडेंटिफाई करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत से टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी कंपनी के आने वाले समय में वैल्यूएशन या आने वाले समय में प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही लेंदी और टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें n नंबर्स ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन को हमें रिव्यू करना पड़ता है। ये फंड मैनेजर्स कंसिस्टेंटली कंपनी की ग्रोइंग एबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की रेवेन्यू, कंपनी की अर्निंग और बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। सो अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो फंडामेंटल एनालिसिस किसी इंडिविजुअल को परफॉर्म करने में बहुत टाइम लग सकता है। यानी अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू प्लान कर रहे हैं, सो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होना चाहिए ताकि इन सारी इंफॉर्मेशन या इन सारे डेटा को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकें, अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन को परफॉर्म कर सकें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए।
जैसा कि अब तक हमने समझा फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस किन्हें करना चाहिए, अब आइए थोड़ा सा समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों प्रेफर किया जाता है या फंडामेंटल एनालिसिस के बेनिफिट क्या हैं। जैसा कि हमने बताया कि अक्सर फंडामेंटल एनालिसिस का यूज एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए किया जाता है। किसी स्टॉक की फ्यूचर में ग्रोथ क्या होगी, किस लेवल तक उसका प्राइस जाएगा या उस इन्वेस्टमेंट से क्या रिटर्न मिलेगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं। इसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले एनालिस्ट का मानना है कि लॉन्ग टर्म के एनालिसिस से ही किसी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि जब तक कंपनी की हेल्थ या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस का सही अंदाजा नहीं होगा, स्टॉक की मूवमेंट या स्टॉक के एक्चुअल वैल्यू को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। इसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस से मार्केट में कंपैरिजन भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी ऑटो सेक्टर में परफॉर्म करती है, इसके साथ साथ ए कंपनी को यह भी देखना होता है कि ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो सेक्टर की बाकी कंपनियां क्या कर रही हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को मोटा मोटा हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक स्टॉक का क्वालिटी असेसमेंट करता है फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, जिससे कि स्टॉक या कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के इतने सारे बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फंडामेंटल एनालिसिस का ये है कि ये शॉर्ट टर्म के मूवमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी समय जब इन्वेस्टर अपने पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे ये नहीं मालूम होता कि क्या अभी ये सही समय है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस एक लंबे समय के बाद एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको किसी स्टॉक या किसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए एक लंबे समय का फाइनेंशियल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस या बैलेंस शीट को इवैल्यूएट करके आने वाले समय के लिए प्रेडिक्ट करना होता है। लेकिन जो इन्वेस्टर अपने पैसे को एक छोटे समय अंतराल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि वे किस लेवल पे स्टॉक को इन्वेस्ट करें या ये स्टॉक एक छोटे समय के लिए कितना मोमेंटम दे सकता है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू करना चाहते हैं या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन या टाइमलाइन थोड़ा लंबे समय का है, मोर देन 6 मंथ या 1 साल से ज़्यादा का है, आप ज़रूर फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारे डेटा या बहुत सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमारे पास एक टूल अवेलेबल है जिसे हम screener.com कहते हैं। आप screener.com की वेबसाइट पे जाके उस पे एक बेसिक तरीके से अपनी यूज़र आईडी क्रिएट करें। यूज़र आईडी क्रिएट करने के बाद आपको इसका होम पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है, जहाँ पे अगर आप किसी भी कंपनी का, फॉर एन एग्जाम्पल टाटा पावर अगर हम सेलेक्ट करते हैं, टाटा पावर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीयर कंपैरिजन, सारी इंफॉर्मेशन इस पेज से हमें मिल जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टाटा पावर के स्क्रीनर के इस होम पेज पर
हमें सारी इंफॉर्मेशन फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड मिलती है। इसके नीचे आने पे हमें कंपनी के पीयर कंपैरिजन या कॉम्पिटिटर कंपैरिजन वो भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ उसके क्वार्टरली रिजल्ट पे भी हम नज़र डाल सकते हैं कि कंपनी के पास क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। उसका फाइनेंशियल स्टेटस को समझने के लिए उसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को भी यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट भी अवेलेबल होती है, कंपनी का कैश फ्लो भी अवेलेबल है, सारे रेशियोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये सारा डेटा एक सिंगल क्लिक से screener.com से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही टफ या लेंदी प्रोसेस है, बट हाँ, अगर आपका प्राइमरी प्रोफेशन कुछ और है तो उसके साथ साथ इतने सारे डेटा को एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इस डिजिटल एरा में हमारे पास बहुत सारे टूल्स या बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे कि इन सारी इंफॉर्मेशन को एक सिंगल क्लिक में गैदर किया जा सकता है। screener.com को ज़रूर रिव्यू करें। एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो कंपनी से रिलेटेड सारी A to Z इंफॉर्मेशन हमें सिंगल क्लिक से प्रोवाइड करती है। अकॉर्डिंगली आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का दूसरा एक रिलायबल रिसोर्स moneycontrol.com भी है। moneycontrol.com से आप किसी भी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं फॉर अ फंडामेंटल एनालिसिस। मनी कंट्रोल का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पे सिमिलरली आपके पास एक सर्च पैनल होता है जहाँ पे किसी भी स्टॉक के नेम इंसर्ट करने पर उस स्टॉक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। ये इंफॉर्मेशन नॉट ओनली लिमिटेड है फंडामेंटल एनालिसिस से लेके, बल्कि ये टेक्निकल एनालिसिस के भी कुछ इंफॉर्मेशन देती है। मनी कंट्रोल पर भी आप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कंपनी के डेटा लाइक बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर सकते हैं। screener.com और मनी कंट्रोल दोनों वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप इन दोनों वेबसाइट को यूज़ करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालें कि दोनों वेबसाइट में से कौन सी वेबसाइट आपको ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टूवर्ड्स फंडामेंटल एनालिसिस। आज के एपिसोड में हमने समझा स्टॉक एनालिसिस कैसे शुरू करें, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसके कोर फैक्टर्स क्या होते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस को करने की इंफॉर्मेशन हम कहां से या किन वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड से हम शुरू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा और एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें डिफरेंट सेगमेंट हैं। हम कोशिश करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। अकॉर्डिंगली किसी स्टॉक को परचेज करने के लिए किन किन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं, उन स्ट्रेटजीज को भी आने वाले एपिसोड में हम समझेंगे। सिमिलरली अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आया है या कुछ इंफॉर्मेशन नई सीखने को आपको मिली, सो प्लीज़ कंटेंट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ये हमें मोटिवेट करें और नए तरह के कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।